नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका मित्र आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिजिक्स पार्ट 19 के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। इसके पहले मैंने 18 सीरीज करवा दी है और जो भी सीरीज़ मैंने करवाई है उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिससे कि आपकी जो फिजिक्स का जो पोर्शन है एक बार आपका ब्रीफली रिवाइज हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आप जाएं और ज़रूर उन सीरीज़ को देखें और मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। और साथ ही साथ मैं बीच बीच में दोस्तों टॉपिक भी पढ़ाता रहूँगा, जैसे कि मैंने अभी यूनिट और मेजरमेंट पढ़ाया है और इसके बाद से नेक्स्ट मैं डिसाइड कर लूँगा कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। जो दोस्तों अच्छा लगेगा वो टॉपिक मैं आपके सामने लाता रहूँगा, लेकिन इतना है कि धीरे धीरे मैं फिजिक्स से सारे टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा, तो आप उस टॉपिक्स को भी जाके देखें। जैसे कि मैंने अभी डायमेंशन फार्मूले के बारे में पढ़ाया है, आप देखेंगे तो आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा और आपको अवश्य ही लाभ होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज़ के साथ। देखिए, ये एक तरीके से क्वेश्चन ऑफ द डे होता है जिसकी एक्सप्लेनेशन हम बीच में या जहाँ भी प्रश्न आता है वहाँ पे करते हैं। पहले प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है? देखिए, पानी की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। देखिए, पानी बहुत ही यूनिक मटेरियल होता है, बहुत ही यूनिक एलिमेंट होता है। 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो बढ़ता है, डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। तो अब आपको पता है कि जो हमारा घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो जब घनत्व बढ़ेगा तो हमारा आयतन कम होगा। तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें तो आयतन क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है और 4 डिग्री के बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है, घनत्व घटने लगता है और आयतन बढ़ने लगता है। इसीलिए इस पानी की स्पेशल प्रॉपर्टी के कारण ही ज़्यादातर इसको हम कूलेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, शीतलक। क्योंकि देखिए, पानी एकदम से गर्म नहीं होता है और पानी एकदम से ठंडा नहीं होता है। इसलिए हम अपनी गाड़ियों में या आप न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो वहाँ भारी जल इत्यादि का भी हम प्रयोग करते हैं। तो पानी की इस प्रॉपर्टी से हमको बहुत ज़्यादा जो है मदद मिल जाती है, इसलिए इसको एज ए कूलेंट हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा आयतन घटता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में एसी उत्पादन देता है, मतलब एसी आउटपुट क्या होगा? पहली चीज़, अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो जो हमारा पावर होता है वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो पावर से कोई लेना देना नहीं है। पावर प्राइमरी इज इक्वल टू हो जाएगा पावर सेकेंडरी। अब चूँकि देखिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, मतलब हमारा जो वोल्टेज प्राइमरी होगा वो होगा लेस देन वोल्टेज सेकेंडरी, और जो हमारा करंट प्राइमरी होगा, प्राइमरी करंट मतलब होता है कि प्राइमरी कॉइल पे हमारी कितनी करंट है। तो जो हमारी प्राइमरी कॉइल पे जो करंट होगी वो कम होगी और सेकेंडरी कॉइल पे जो करंट होगी वो हमारी ज़्यादा होगी, आई सेकेंडरी। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत नहीं लिखा था। देखिए, हाँ, देखिए पावर होता है कांस्टेंट और इसीलिए हमारी पावर सेकेंडरी इज इक्वल टू पावर प्राइमरी। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में एसी आउटपुट क्या होता है। तो देखिए, अब ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज दिया है। बेसिकली करंट की बात हो रही है, तो इसमें हमारा जो पावर होता है वो होता है कांस्टेंट। ट्रांसफार्मर कौन सा है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। मतलब है कि हमारा जो प्राइमरी वोल्टेज होगा वो सेकेंडरी वोल्टेज से ज़्यादा होगा। ठीक, मतलब कि अगर हम 20 वोल्ट देते हैं प्राइमरी पर तो हमको जो सेकेंडरी वोल्टेज मिलेगा हो सकता है 10 वोल्ट मिले या जितना भी मिले, जितना डिसाइड होता है। इसी प्रकार से जो हमारी प्राइमरी करंट होगी, प्राइमरी करंट कम होती है और सेकेंडरी करंट हमारी ज़्यादा होती है। ठीक है, सेकेंडरी करंट हमारी ज़्यादा होती है। क्यों? देखिए, पावर कांस्टेंट है और पी बराबर हमारा वी आई होता है। तो अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ाएंगे और अगर करंट ज़्यादा होगा तो वोल्टेज हम कम करेंगे।
तो इसका आंसर होगा कि इनपुट करंट से अधिक करंट होगा। चलिए, क्योंकि देखिए इनपुट वोल्टेज से अधिक वोल्टेज इसलिए नहीं होता है क्योंकि स्टेप डाउन है, हम इनपुट में ज़्यादा वोल्टेज डालेंगे तो हमको आउटपुट में कम वोल्टेज मिलेगा, इसलिए इसका आंसर होगा इनपुट करंट से अधिक करंट मिलेगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसका प्रयोग किसको कन्वर्ट करने के लिए करते हैं? तो देखिए, आप कह लीजिए कि रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है, ठीक है, जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, या आप कह सकते हैं कि डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। तो कन्वर्जन की बात है तो देखिए एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इसमें दो स्टेटमेंट दिया है और हमें देखना है कि दोनों सही है या व्याख्या ठीक से कर रहा है कि नहीं। तो एक लॉन रोलर खींचना इसे ढकेलने की तुलना में आसान होता है। कथन 2 क्या बता रहा है कि ढकेलने से अस्पष्ट वजन बढ़ता है और इसलिए घर्षण बल बढ़ता है। तो सही बात है। आप ऐसे भी देख लीजिए कि अगर कोई रोलर है तो उसको ढकेलने की तुलना में खींचेंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए कि ये रोलर है और रोलर का जो द्रव्यमान है वो m है और आप भी फोर्स लगा रहे हैं तो आपका भी तो कुछ द्रव्यमान होगा। तो m1 प्लस m2 अगर हमारा ऐड करेंगे तो फोर्स हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि F इज इक्वल टू होता है m इंटू a। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा क्या है कि स्पष्ट वजन बढ़ता है इसलिए घर्षण बल बढ़ जाता है। तो दोनों कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिना धार वाले चाकू से चीज़ों को काटना मुश्किल होता है, क्यों? देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रेशर होता है वो होता है F/A, बल बटे क्षेत्रफल। मतलब क्षेत्रफल जितना ही कम होगा हमारा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे सही ऑप्शन कौन सा है? तो सी है। बिना धार वाला चाकू दिए गए बल के लिए दबाव को कम कर देता है। ठीक है, अब यहाँ धार नहीं रहेगी तो अब उसमें होगा क्या कि उसका एरिया बढ़ जाएगा, और जब एरिया बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा, तो इसीलिए हम चीज़ों को काट नहीं पाते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब गहरी समुद्री मछलियों को समुद्र की सतह पर लाया जाता है तो उनके शरीर फट जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में रक्त कैसा प्रवाहित होता है? तो ये होगा उच्च दाब पर। अब देखिए मछली है ये, अगर हम बात कर लें कि ये मछली है, ठीक है, समुद्र की मछली है, इनके अंदर क्या है? हाई प्रेशर है। ठीक है, इनके ब्लड में हाई प्रेशर है, और आपको पता है कि जैसे जैसे हम समुद्र में नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है। जब इनको हम बाहर निकालते हैं समुद्र से तो बाहर प्रेशर लो रहता है, इनके शरीर में प्रेशर ज़्यादा रहता है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लड फ्लो होता है, तो इनकी नसें फट जाती हैं। तो वही चीज़ प्रश्न में पूछा है, तो उच्च दाब इनके रक्त में होता है। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बस 300 किलोमीटर दूर अपने मूल स्थान से अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और लौटने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, तो हमें बताना बस की औसत गति क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं 2 प्रकार से। देखिए सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक है x और एक है y, और अगर हमको एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है आपका x 50 है, y 60 है। तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, सीधे आप एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाइए। ये टाइम एंड डिस्टेंस में भी आप पढ़ेंगे। 2 इंटू 50 अपॉन 60, और 60 और 50 को जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 110। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 54.55 किलोमीटर पर आवर। एक तरीका तो ये है, और मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका यही है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्चुअल चलना है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ।
देखिए इसमें जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 300 किलोमीटर, उसके बाद स्पीड 1 दिया है 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 2 दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसका सबसे बेसिक फार्मूला होता है कि एवरेज स्पीड जो हमारा होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी बटे कुल समय टोटल टाइम। ठीक है, देखिए तो अब अगर हम निकालना चाहें इसमें T1 अगर हम निकालना चाहें तो 300 किलोमीटर है और 50 की स्पीड से जाता है। इसको कितना घंटा लग रहा है? 6 आवर लग रहा है। ठीक, अब आइए हम T2 निकालना चाहें। अगर T2 टोटल 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 60 की स्पीड से जो है वो ट्रेवल करता है, तो इसमें इसको 5 घंटा लगता है। तो हमारा जो टोटल टाइम आ रहा है, टोटल टाइम हमारा आ रहा है 6 + 5, ये हमारा हो जा रहा है 11 आवर। और अगर हम बात कर लें टोटल डिस्टेंस की, देखिए 300 गया है और 300 आया है। ठीक है, तो टोटल आपका हो जाएगा 600 किलोमीटर। फार्मूला आपको पता ही है। तो अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो आपकी जो एवरेज स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड वो हो जाएगी 600/11। बात वही हो गई, देखिए जो मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था, इससे भी आपका 54.55 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये रहा हमारा आंसर। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये रहा दोस्तों हमारा प्रश्न, और ये रहा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक उपकरण जिसका उपयोग हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। देखिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, और कैपेसिटर C = होता है Q/V। उनके प्लेटों के बीच जो टोटल चार्ज होते हैं और जो उनका विभवांतर होता है, उसकी रेशियो से हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटर को। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्याही के प्रवाह के लिए गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त किस प्रकार की कलम केशिका क्रिया का उपयोग करती है? मतलब इसमें पूछ रहा है कि कौन सी कलम कैपिलरी एक्शन इस्तेमाल करती है, तो वो है फाउंटेन पेन, स्याही वाली पेन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि दो संवाहक क्षेत्रों को अलग से चार्ज किया जाता है और फिर संपर्क में लाया जाता है तो क्या होगा? देखिए दो क्षेत्रों पर कुल चार्ज संरक्षित रहेगा, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन का ये प्रिंसिपल होता है कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी चार्ज हैं, टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज, वो हमेशा कंजर्व रहते हैं। तो अब जैसे आप दो बॉडी है, उन दोनों बॉडी को अगर आप चार्ज कर देते हैं, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, ठीक है, इनको चार्ज करके जब इनको संपर्क में भी आप रख देंगे तो भी जो इनके चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो भी हैं, वो कंजर्व रहते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब एक चलती कार अचानक बंद हो जाती है तो यात्री किसकी वजह से गिरता है? देखिए गति के जड़त्व की वजह से गिरता है। जो हमारा जड़त्व या इनर्शिया होती है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका विराम का जड़त्व और दूसरा होता है आपका गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व मतलब होता है कि अगर आप विराम अवस्था में हैं तो उस समय विराम का जड़त्व कार्य करता है, मतलब हम अपनी अवस्था परिवर्तन को नहीं करना चाहते हैं, अपनी अवस्था परिवर्तन का हम विरोध करते हैं। इसीलिए जब हम कार में बैठे रहते हैं और अचानक से जब कार चल जाती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर उस समय विराम अवस्था में रहता है और वो स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। इसी प्रकार से अगर हम गति के जड़त्व की बात करें, यदि हम ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहे हैं और हमारा शरीर ट्रेन के साथ मूव कर रहा है तो हमारे शरीर में गति का जड़त्व रहता है, और वहीं अचानक जैसे ही ट्रेन ब्रेक लगाती है हमारा शरीर अभी भी गति की अवस्था में रहता है और हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो ये इनर्शिया का एप्लीकेशन पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा गति का जड़त्व। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि एक लड़का ट्रेन में बैठा है
जो निरंतर वेग से चल रही है और उसके द्वारा एक गेंद को सीधे हवा में फेंकते हैं, तो गेंद क्या होगी? सीधी सी बात है, उसकी हाथ में आके गिरेगी। क्यों? क्योंकि जो गेंद की वेलोसिटी है और जो लड़के की वेलोसिटी है वो ट्रेन के वेलोसिटी के बराबर है। तो अगर हम गेंद को हवा में उछालेंगे तो गेंद उसी स्पीड से आगे भी जाएगी और वापस वो हमारे हाथ में ही आएगी। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक पत्थर को लात मारने पर व्यक्ति को चोट क्यों लगती है? देखिए, रिएक्शन लॉ कहते हैं ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब प्रत्येक क्रिया का प्रतिक्रिया होता है और हम जितना बल लगाते हैं वो वस्तु भी हमारे ऊपर हमारी अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही बल लगाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गैर समान त्वरण के साथ बढ़ते शरीर के लिए, गैर समान मतलब होता है कि अगर हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है, तो निम्न में से कौन सा ग्राफ उसके लिए प्रयुक्त हो सकता है? तो देखिए, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो उसमें विस्थापन की बात नहीं करेंगे, उसमें हम वेग की बात करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है हमारा v माइनस यू अपॉन टी। ठीक, तो ये हो गया वेग, ये हो गया समय। ठीक है, और जबकि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो वेग समय ग्राफ भी गैर रैखिक ग्राफ होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक पैराशूट धीरे धीरे उतरता है जबकि समान ऊंचाई से गिराया गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि? देखिए, पहला ऑप्शन, पत्थर पैराशूट से भारी है। जी नहीं, पैराशूट में विशेष तंत्र मौजूद हो जाता है, यह भी नहीं होगा। एक पैराशूट में एक बड़ा सतह क्षेत्र है और वायु प्रतिरोध अधिक है, ये सबसे सटीक आंसर होगा इसका। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेविंग आईना है, देखिए सेविंग आईना जो हमारा होता है वो कॉनकेव होता है। कॉनकेव का मतलब हो गया, देखिए, जिसके उभरे हुए तल पे चांदी की कलाई की रहती है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब प्रकाश की जब किरणें आएंगी तो टकरा के इसकी फोकस पे इकट्ठी होंगी, इधर से आएगी तो टकरा के इसके फोकस पे इकट्ठा होगा। तो ये करता क्या है कि ये कन्वर्ज करने का काम कर रहा है, एक जगह पे किरणों को इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, जिससे कि हम अगर अपना चेहरा देखते हैं तो हमको अपने चेहरे पे जिस भी पोर्शन को देखना है वो अच्छे से दिखाई देता है, इसलिए हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, अब जैसे इसमें एक प्रश्न और बनता है कि नाक कान गला रोग विशेषज्ञ किस आईने का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होगा? देखिए, उपग्रह की गति का पालन करेगा। ठीक है, क्योंकि जब वो उपग्रह में जब अंतरिक्ष यात्री चक्कर लगाता है तो चक्कर जब लगाएगा तो जब चम्मच को बाहर फेंकेगा तो वो भी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत उसी गति से उसके साथ साथ गति करता रहेगा। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक कक्षा में एक अंतरिक्ष यान में वजनहीनता की अनुभूति किस कारण से होती है? देखिए, इस प्रश्न की परिचर्चा मैं कई बार कर चुका हूँ। इसका आंसर होगा सी। बाहर तो गुरुत्वाकर्षण उपस्थित होता है लेकिन अंतरिक्ष यान के अंदर उपस्थित नहीं होता है। उसका भी कारण है, क्योंकि जो अंतरिक्ष यान के अंदर ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटी के बराबर हो जाता है, जिस वजह से हमको भारीनता का अनुभव होने लगता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक हाथ में केवल एक ही ले जाने की तुलना में प्रत्येक हाथ में एक एक बाल्टी को लेकर जाना आसान होता है। देखिए, पहला दिया है कि बाल्टी का वजन संतुलित रहता है। नहीं, बाल्टी के वजन की तो बात ही नहीं है। गुरुत्व का केंद्र शरीर के भीतर आता है, ये कुछ हद तक सही हो सकता है। देखिए, तीसरा हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण केंद्र और पैरों के भीतर संतुलन केंद्र के भीतर आ जाते हैं। मतलब एक हमारा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको आप कहते हैं गुरुत्व केंद्र। ठीक है, यहीं से हमारे शरीर के संतुलन की या भार की रेखा जाती है। जब ये दोनों मतलब कि एक तल में होते हैं उस समय हमारा बैलेंस सबसे अच्छा होता है। तो वही कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र और पैरों के भीतर संतुलन केंद्र ये दोनों ओवरलैप करने लगते हैं तो हमारा बैलेंस बहुत अच्छा बन जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि परमाणु रिएक्टर में कौन सा एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की श्रृंखला।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की श्रृंखला भी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों से भी एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के बाद आप जो है पुराने वीडियो को, जो कि मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।